Hello students, how are you? I hope all of you are fine. So while students, today in this video we are going to discuss the question answers of our chapter number 7 from First Flight book. And the name of our chapter is Glimpses of India. So let's start. Our first question is that what are the elders in Goa nostalgic about? अब जो एल्डर्स हैं, जो ऑथर बात कर रहा है अपने एल्डर्स की, वो किस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा नॉस्टैल्जिक है। नॉस्टैल्जिक होता है किसी चीज़ के बारे में बहुत ही ज़्यादा खुशी से सोचना, कि जैसे पुराने दिनों के बारे में, जैसे हमने यहाँ इस चैप्टर में पढ़ा कि जो ऑथर के एल्डर्स हैं वो अपने पुराने दिनों को बहुत ही ज़्यादा मिस करते हैं। सो लेट्स सी व्हाट इज़ द आंसर। The elders in Goa are nostalgic about the good old Portuguese days and their love of bread and loaves. The writer says that the eaters of loaves have left but the makers still exist. अब जो एल्डर्स हैं वो किस चीज़ को मिस करते हैं, किस चीज़ के बारे में बहुत ही ज़्यादा खुशी से सोचते हैं, वो है उनके पुराने दिन जो उन्होंने पोर्चुगीज़ की कंपनी में बिताए, जो जब पोर्चुगीज़ का रूल हुआ करता था गोवा में। और उन दिनों जो ब्रेड होती थी और ब्रेड लॉव्स होते थे वो बहुत ही ज़्यादा फेमस होते थे। और ऑथर कॉमनली अपने एल्डर्स को बहुत बार उसने देखा है अपने एल्डर्स को कि वो अपने पुराने दिनों के बारे में बात करते हैं और पुरानी यादें उनके जो दिमाग में हमेशा ताज़ी रहती हैं। और जब वो इन पुराने दिनों की बातें करते हैं और साथ में ब्रेड और ब्रेड लॉव्स की बात करते हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा खुश फील करते हैं और ऐसा फील होता है कि वो बहुत ज़्यादा उन्हें मिस कर रहे हैं अपने उन दिनों को। सो ऑथर इज ऑल्सो सेइंग दैट द ईटर्स ऑफ लॉव्स हैव लेफ्ट बट द मेकर्स स्टिल एग्जिस्ट, एज वी हैव रेड इन आवर चैप्टर ऑल्सो, कि उसमें भी बताया गया था कि जो ईटर्स ऑफ लॉव्स यहाँ किसे बोला गया है, जो पोर्चुगीज़ पीपल थे वो तो वहाँ से चले गए हैं गोवा से, बट द मेकर्स स्टिल एग्जिस्ट, दैट मीन्स द प्रोफेशन ऑफ बेकिंग इज स्टिल गोइंग ऑन देयर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट इज ब्रेड मेकिंग स्टिल पॉपुलर इन गोवा, हाउ डू यू नो। अब हमें कैसे पता चलता है कि जो गोवा में अभी भी ब्रेड मेकिंग जो है बहुत ज़्यादा फेमस और पॉपुलर है। Yes, bread making is still popular in Goa. This is very clear from the narrator's statement that the eaters have gone away leaving the makers behind. अब इस स्टेटमेंट से जो हमें नरेटर की स्टेटमेंट जो बता रहे हैं कि जो ईटर्स हैं वो तो ईटर्स हैव गॉन अवे लीविंग द मेकर्स बिहाइंड। ईटर्स यहाँ पे फिर से वही पोर्चुगीज़ पीपल को कहा गया है कि वो तो चले गए हैं बट बेकरी प्रोफेशन अभी भी वहीं पे है। मेकर्स जो ब्रेड मेकर्स हैं वो अभी भी हैं वहाँ पे, ये प्रोफेशन अभी भी चल रहा है। एंड देयर आर मिक्सर्स, मोल्डर्स एंड द वंस हु बेक लॉव्स, और अभी भी हमारे बीच में जो मिक्सर्स हैं जो इसका डो तैयार करते हैं ब्रेड का, जो मोल्डर्स हैं जो शेप देते हैं, एंड द वंस हु बेक द लॉव्स, और जो इनको बेक करते हैं, ये सारे लोग अभी भी हैं। एंड द टाइम टेस्टेड फर्नेसेस स्टिल एग्जिस्ट देयर, और जिन फर्नेसेस जो हमने चैप्टर में भी डिस्कस किया गया था, इसको फर्नेस बोलते हैं जो जहाँ पे बेकिंग की जाती है इन प्रोडक्ट्स की। सो ये जो टाइम टेस्टेड फर्नेसेस, टाइम टेस्टेड मीन्स बहुत लंबे समय से चलती आ रही हैं, एंड दे हैव प्रूव्ड वेरी एफिशिएंट, और दे स्टिल एग्जिस्ट देयर। तो ये जो फर्नेसेस हैं जिसमें बेकिंग की जाती है, ब्रेड बेक होती है या फिर लॉव्स बेक होते हैं, वो अभी भी एग्जिस्ट करती हैं और अभी भी वर्किंग कंडीशन में हैं। सो इस तरह से हमें पता चलता है कि ब्रेड मेकिंग इज स्टिल पॉपुलर इन गोवा। Our next question is that what is the baker called? अब बेकर को क्या कहा जाता है? Yes, of course, baker is called a pedder in Goa. So इसे pedder भी कहा जाता है। When would the baker come every day? Why did the children run to meet him? अब बेकर किस टाइम पे आया करता था रोज? He used to come twice a day. अब वो 2 बार आता था बेकर दिन में, कब? Once early in the morning and second time when he returned after selling his bread. सुबह एक बार सुबह जब वो अपने सेलिंग ग्राउंड पे निकलता था अपने सामान लेके उसको बेचने के लिए, और सेकंड टाइम when he returned after selling his bread, और आफ्टर emptying his huge basket, अपनी बास्केट को खाली करके अपना सारा सामान बेच के जब वापस आता था, वो दूसरी बार उसकी टर्न होती थी जब वो आया करता था, ऑथर के घर के सामने से निकलता था।
The children would run to meet him as they wanted to have bread bangles or sweet bread. अब यहाँ पे नेक्स्ट पार्ट था हमारे क्वेश्चन का, why did the children run to meet him? और बच्चे क्यों उसके मिलने के लिए क्यों भागते थे उसकी तरफ? The children would run to meet him as they wanted to have bread bangles or sweet bread. और बच्चे उसकी तरफ क्यों भागते थे उसको मिलने के लिए? जब भी उसकी आवाज़ आती थी, बैम्बू स्टफ अपना वो बैम्बू स्टफ के साथ, बैम्बू स्टिक के साथ अपनी आवाज़ अपने आने का अनाउंसमेंट करता था, तो बच्चे उठ के उसकी तरफ भागते थे। क्यों? क्योंकि उन्हें उससे ब्रेड बेंगल्स चाहिए होती थी या फिर स्वीट ब्रेड। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर मैचिंग। मैच द फॉलोइंग, व्हाट इज अ मस्ट। अब यहाँ पे हमें पूछा जा रहा है कि एज अ मैरिज गिफ्ट क्या ज़रूरी चीज़ थी? स्वीट ब्रेड, दैट इज कॉल्ड बॉल। एंड फॉर अ पार्टी और फीस्ट, ब्रेड। फॉर डॉटर्स एंगेजमेंट, सैंडविचेस। एंड फॉर क्रिसमस, cakes and balinas are must. What did the bakers wear in Portuguese days? अब पोर्चुगीज डेज में बेकर्स क्या पहना करते थे, उनकी क्या ड्रेस होती थी? द बेकर्स वर यूजुअली ड्रेस्ड अप इन अ पेक्यूलियर ड्रेस कॉल्ड कबाई। अब जो पोर्चुगीज डेज की अगर बात करें तो बेकर्स की एक स्पेशल ड्रेस होती थी जिसका नाम था कबाई, एंड इट वाज अ सिंगल पीस लॉन्ग फ्रॉक रीचिंग डाउन टू द नीज। और ये एक सिंगल पीस फ्रॉक होती थी जो कि घुटनों से थोड़ा नीचे आती थी। सो दिस वॉज कॉल्ड कबाई, और ये ड्रेस पोर्चुगीज डेज में बेकर्स पहना करते थे। वॉट डिड द बेकर्स वियर व्हेन द ऑथर वॉज यंग? और जब ऑथर यंग थे, ऑथर अपने चाइल्डहुड की बातें हमें बता रहे हैं, तो उस टाइम ऑथर ने कैसे देखा, बेकर्स को क्या वियर किए हुए देखा था? During his childhood days, the author saw the bakers wearing shirt and trousers which were shorter than full-length ones and longer than half pants. अब जब ऑथर एक बच्चे थे तो he saw the bakers wearing shirt and trouser. और उस टाइम बेकर्स क्या पहनते थे? तब ये कबाई ड्रेस जो थी वो नहीं पहनते थे, रादर ये लोग जो बेकर्स थे वो शर्ट और ट्राउजर्स पहनते थे, और उनकी ट्राउजर्स कैसी होती थी? दे वर शॉर्टर देन फुल लेंथ वंस। पूरी पैंट जितनी जो आजकल हम देखते हैं जो मेल पर्सन्स पैंट्स पहनते हैं, तो वो उतनी लेंथ की पैंट नहीं हुआ करती थी। इट वाज जस्ट लॉन्गर देन हाफ पैंट्स। ना तो ये प्रॉपर हाफ पैंट थी और ना ही प्रॉपर लॉन्ग पैंट जो प्रॉपर साइज होता है पैंट्स का। तो इट वाज जस्ट shorter than full length ones and longer than half pants, and it was also जिसे हम आजकल की डेट में क्रॉप पैंट्स या फिर केपरीज बोलते हैं। तो ये उस तरह की पैंट हम कह सकते हैं कि ये बेकर्स उस टाइम केपरीज लाइक या फिर क्रॉप पैंट्स पहना करते थे। Who invites the comment he is dressed like a pedder and why? अब किस पर्सन को ऐसे बोला जाता था कि उसने पेडर की तरह ड्रेस पहनी है, या फिर ही इज ड्रेस्ड अप लाइक अ पेडर, कि वो पेडर की तरह ड्रेस्ड अप है? एनी पर्सन हु इज वियरिंग अ हाफ पैंट विच रीचेज जस्ट बिलो द नीज इनवाइट्स दिस कमेंट। अब जो कोई भी पर्सन केपरीज पहनता था या फिर मानो किसी ने कोई हाफ पैंट पहनी है जो कि उसकी नीज से थोड़ा नीचे को आती है, तो उस पर्सन को ऐसा बोला जाता था कि ही इज ड्रेस्ड अप लाइक अ पेडर, एंड दिस इज बिकॉज द बेकर नॉन एज अ पेडर यूज्ड टू ड्रेस लाइक दैट। अब ऐसा क्यों कहा जाता था कि वो पेडर की तरह ड्रेस्ड अप है? क्योंकि जो बेकर्स होते थे उन्हें पेडर बोला जाता था, और वो इसी तरह की ड्रेस पहनते थे। जो उनका ट्राउजर्स जो होते थे वो क्रॉप पैंट होती थी, नॉट द फुल लॉन्गर वन एंड नॉट प्रॉपर हाफ वन। Where were the monthly accounts of the baker recorded? अब मंथली अकाउंट जो बेकर का होता था, जो बेकर पूरा मंथ सप्लाई देता था किसी भी घर में अपनी ब्रेड्स की, तो उसका अकाउंट कहाँ पे रिकॉर्ड किया जाता था? मंथली अकाउंट्स ऑफ द बेकर वर रिकॉर्डेड ऑन सम वॉल इन द हाउस विद अ पेंसिल। तो ये प्रॉपर किसी दीवार के ऊपर पेंसिल के साथ लिखा जाता था कि आज कितनी ब्रेड्स आई हैं, कल कितनी, और उसके अगले दिन प्रॉपर डेट वाइज उसका प्रॉपर अकाउंट रखा जाता था किसी घर की किसी भी दीवार के ऊपर पेंसिल के साथ लिखकर। उस टाइम जब की ये बात है तब लोग प्रॉपर कॉपी पे या फिर तब मोबाइल तो होते नहीं थे, तो और कॉपी में ऐसा अकाउंट नहीं रखते थे, ये रादर दे यूज्ड टू प्रेफर इट टू राइट इट डाउन ऑन द वॉल्स। व्हाट डज अ जैक फ्रूट लाइक अपीयरेंस मीन्स? अब जैक फ्रूट लाइक अपीयरेंस कैसी होती है? जैक फ्रूट जैसे हमने चैप्टर में भी पढ़ा था कि, और उसकी मैंने इमेज भी दिखाई थी आपको,
कि जैक फ्रूट जो होता है, जैसे कटहल जिसे बोलते हैं, वो होता है, तो उसकी जैसी अपीयरेंस ये कैसा होता है आपको पता ही है। तो व्हाट डज अ जैक फ्रूट लाइक अपीयरेंस मीन्स, अगर किसी इंसान को ऐसा बोला जाता है ही इज़ लुकिंग लाइक अ जैक फ्रूट, तो उसका क्या मतलब है। इट मीन्स हैविंग अ प्लम फिजिक लाइक अ जैक फ्रूट, और इसका मतलब है कि किसी पर्सन की प्लम फिजिक होना, प्लम्प होना, कुछ हेल्दी फैट होना किसी के बॉडी में, हेल्दी और फैटी होना थोड़ा सा। ही इज़ कॉल्ड प्लम फिजिक लाइक अ जैक फ्रूट, जिसकी भी प्लम फिजिक होती थी, उसे जैक फ्रूट बोला जाता था, जैक फ्रूट लाइक अपीयरेंस उसकी बोली जाती थी। सच अ फिजिक वॉज लिंक्ड टू द बेकर्स बिकॉज दे नेवर स्टार्व्ड, और मोस्ट ऑफ द टाइम ये किन्हें बोला जाता था, बेकर्स को, क्योंकि बेकर्स की अपीयरेंस जो होती थी वो जैक फ्रूट लाइक होती थी। एंड बिकॉज दे नेवर स्टार्व्ड, क्योंकि उनके घर में कभी भी खाने पीने की चीज़ों की कमी नहीं होती थी। द बेकर, हिज फैमिली एंड हिज सर्वेंट्स ऑलवेज लुक्ड हैप्पी, प्रॉस्परस एंड हैड अ जैक फ्रूट लाइक अपीयरेंस। अब ये तो ऑब्वियस सी बात है कि जो किसी दूसरों के घरों में सप्लाई दे रहा है ईटेबल्स की, तो वो खुद उसकी फैमिली कैसे स्टार्व कर सकती है, कैसे भूखी रह सकती है। और ये भी कहा जाता है कि जो बेकर्स होते थे और उनकी जो फैमिलीज थी एंड उनके जो सर्वेंट्स थे, वो हमेशा ही खुश और प्रॉस्परस दिखाई देते थे, और मोस्ट ऑफ द टाइम उन्हीं की जो अपीयरेंस होती थी वो जैक फ्रूट लाइक कही जाती थी। सो दे वर ऑल्सो फेमस फॉर देयर जैक फ्रूट लाइक अपीयरेंस। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट विच ऑफ दीज स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। अब हमें बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है और कौन सी इनकरेक्ट। सो द पेडर वॉज एन इम्पॉर्टेंट पर्सन इन द विलेज इन ऑल टाइम्स। Yes, of course, it is correct. Peders still exist in Goa villages. Yes, it is also correct. And the peders went away with the Portuguese. अब peders भी क्या चले गए, peders means जो bakers थे, क्या वो भी चले गए पोर्चुगीज के साथ, जब वो इंडिया छोड़ के गए पोर्चुगीज, तो peders भी साथ ही में चले गए, क्या बेकरी प्रोफेशन खत्म हो गया, तो नो, इट इज़ इनकरेक्ट। द पेडर्स कंटिन्यू टू वियर अ सिंगल पीस लॉन्ग फ्रॉक। अभी हमने पढ़ा कि पेडर्स जो थे पोर्चुगीज के टाइम पे सिंगल पीस फ्रॉक पहना करते थे, बट जब ऑथर अपने चाइल्डहुड की बात करता है तब दे यूज्ड टू वियर क्रॉप पैंट्स, तो इसलिए ये भी इनकरेक्ट है हमारा। ब्रेड एंड केक्स वर एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ गोवान लाइफ इन द ओल्ड डेज। अब ब्रेड और केक्स जो थे वो इंटीग्रल मीन्स इनसेपरेबल पार्ट थे गोवान लाइफ के। गोवान मीन्स रिलेटेड टू गोवा, जो लोग वहाँ पे गोवा रहते हैं तो उन्हें बोला गया है गोवान लाइफ, मतलब उनकी लाइफ के साथ रिलेटेड, गोवा पीपल की लाइफ के साथ रिलेटेड। सो ओल्डन डेज में ब्रेड और केक्स जो थे इनसेपरेबल पार्ट थे उनकी लाइफ के, तो येस ऑफ कोर्स इट इज़ राइट। ट्रेडिशनल ब्रेड बेकिंग इज स्टिल अ वेरी प्रॉफिटेबल बिजनेस। अब ये कहा गया है कि जो ब्रेड बेकिंग है वो क्या अभी भी प्रॉफिटेबल बिजनेस है या फिर पुराने टाइम में ही था, तो अभी भी ये प्रॉफिटेबल बिजनेस है, बिकॉज वी नो दैट वी ऑल ऑफ अस ऑल्सो यूज ब्रेड्स एंड बेक्ड प्रोडक्ट्स and even we prefer baked products rather than fried, so it is also correct because that this profession is still profitable. Peddlers and their families starve in the present times. अब नेवर, क्योंकि अभी अभी हमने पढ़ा है कि जो पेडर्स और फैमिलीज होती है, पेडर्स और उनकी जो फैमिलीज थी, दे नेवर स्टार्व एंड दे मोस्टली दे वर फेमस फॉर देयर जैक फ्रूट लाइक अपीयरेंस, तो इसलिए ये इनकरेक्ट है। इज ब्रेड एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ गोवान लाइफ एंड हाउ डू यू नो दिस। क्या ब्रेड जो है गोवान लाइफ की बहुत ही ज़्यादा के गोवान लाइफ या फिर पीपल ऑफ गोवा के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट थी, और ऐसा हमें कैसे पता चलता है। Yes, of course, bread is an important part of Goan life because marriage gifts are meaningless without the sweet bread known as ball. अगर इम्पोर्टेंस की बात की जाए ब्रेड की, तो ये गोवा में बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जो मैरिज गिफ्ट्स हुआ करते थे वो या फिर अभी भी बात करें तो जैसा हमें चैप्टर में बताया गया है, तो मैरिज गिफ्ट्स आर कंसिडर्ड एज मीनिंगलेस विदाउट द स्वीट ब्रेड नॉन एज बॉल। जब स्वीट ब्रेड नहीं होती थी मैरिज गिफ्ट के साथ, तो दे आर कंसिडर्ड एज मीनिंगलेस। फॉर अ पार्टी ब्रेड इज मस्ट, और अगर कोई भी पार्टी है, कोई ओकेजन है, तो ब्रेड जो है वो मस्ट है। एंड वाइल फॉर क्रिसमस केक्स एंड बॉलिनाज आर मस्ट, और अगर क्रिसमस की बात की जाए या किसी और सेलिब्रेशन की, तो केक्स और जो बॉलिनाज है, बॉलिनाज इज एन अदर काइंड ऑफ स्वीट ब्रेड,
तो ये दोनों मस्ट है, इनके प्रेजेंस मस्ट है वहाँ पे, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सैंडविचेस मस्ट बी प्रिपेयर्ड बाय द लेडी ऑफ द हाउस ऑन हर डॉटर्स एंगेजमेंट। और जब भी घर में किसी की बेटी की एंगेजमेंट होती थी तो सैंडविचेस वहाँ पे एक बहुत ही नेसेसरी पार्ट माना जाता था, और घर की जो लेडी होती थी उसे सैंडविचेस बनाने पड़ते थे अपने सारे गेस्ट के लिए। The author also mentions that loaves were bought for elders and bread bangles were bought for children, which they longed for. Thus it is necessary to have breads for every occasion. और अगर बात की जाए, जैसे चैप्टर में हमें बताया गया है कि बड़े लोगों के लिए, एल्डर्स के लिए जो लॉव्स खरीदे जाते थे और बच्चों के लिए ब्रेड बैंगल्स, तो जिन्हें वो बहुत ज़्यादा खाने का उनका दिल होता था, जिन्हें फॉर विच दे लॉन्ग्ड फॉर, जो उनकी डिज़ायर होती थी इनको खाने के लिए, जब वो सुबह उठते ही बिना ब्रश किए पैडर की तरफ भागते थे। सो दस इट इज़ नेसेसरी टू हैव ब्रेड्स फॉर एवरी ओकेजन। तो इस तरह से ब्रेड्स की प्रेजेंस जो है हर ओकेजन के लिए इम्पॉर्टेंट थी, नेसेसरी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टिक द राइट आंसर, व्हाट इज द टोन ऑफ द ऑथर व्हेन ही सेज द फॉलोइंग। अब जब भी ये बात, जब ये चैप्टर में से कुछ एक लाइंस उठाई गई हैं, कुछ एक स्टेटमेंट्स हैं, जब ऑथर इस बात को बोल रहा है तो उसकी कहने की टोन क्या है वो हमें गेस करना है। The thud and the jingle of the traditional baker's bamboo can still be heard in some places. जब ऑथर कहता है कि थर्ड एंड जिंगल ऑफ ट्रेडिशनल बेकर्स बैम्बू, जब ट्रेडिशनल बेकर जब गली में आता था, अपने बैम्बू के साथ आवाज़ करता था, जिंगलिंग और थर्ड की आवाज़ करता था, तो अभी भी कहीं कहीं जगह पे ये सुनी जा सकती है। तो इसमें उसकी जो कहने की टोन है वो है नॉस्टैल्जिक। दैट मीन्स ही इज़ ऑल्सो मिसिंग दैट थिंग, वो अपने पुराने दिनों को मिस कर रहा है, एंड ही इज रिकॉलिंग दोज ओल्डन डेज वेरी हैप्पीली एंड विद एक्साइटमेंट। सो ये जो टोन है उसकी इस चीज़ को कहने की वो नॉस्टैल्जिक है। मे बी द फादर इज नॉट अलाइव बट द सन स्टिल कैरीज ऑन द फैमिली प्रोफेशन। अब यहाँ पे ऑथर ये है वो कह रहा है कि जो शायद हो सकता है कि जो फादर्स हैं, जो फर्स्ट ऑनर्स थे जो बेकरीज के, वो शायद प्रेजेंट नहीं है, उनकी डेथ हो गई है, बट जो उनका फैमिली प्रोफेशन है वो कंटिन्यू है, क्योंकि उनके जो आगे बेटे हैं या नेक्स्ट जनरेशन हैं उनकी, उन्होंने इस प्रोफेशन को कंटिन्यू किया हुआ है। सो हियर व्हेन ही इज सेइंग दिस थिंग, सो ही इज होपफुल। I still recall the typical fragrance of those lobs. अब यहाँ पे खुद ऑथर जो है वो टिपिकल फ्रेग्रेंस, लॉब्स की खुशबू को वो मिस कर रहा है। सो हियर ही इज नॉस्टैल्जिक व्हाइल ही इज सेइंग दिस। द टाइगर नेवर ब्रश्ड हिज टीथ, हॉटी कुड वॉश एंड क्लीन अप एवरीथिंग सो नाइसली आफ्टर ऑल। अब जब ये बात हुई थी कि जब बच्चे पैडर की तरफ भागते थे सुबह उठते ही स्वीट बैंगल ब्रेड्स के लिए और ब्रेड बैंगल्स के लिए या फिर स्वीट ब्रेड के लिए, तो दे इवन डिडंट केयर टू ब्रश देयर टीथ। वो अपने टीथ को भी ब्रश करना वो ज़रूरी नहीं समझते थे। एंड एट दैट टाइम ऑथर इज सेइंग कि हॉटी कुड वॉश एंड क्लीन अप एवरीथिंग सो नाइसली आफ्टर ऑल। और टाइगर भी कभी ब्रश नहीं करता, और इवन हॉट टी अगर पी जाए तो सारे जर्म्स जो हैं वो मर जाते हैं और टीथ जो अपने आप क्लीन हो जाते हैं। सो यहाँ पे जो मूड है ऑथर का ये बात कहने का वो फनी है। केक्स एंड बॉलिनाज आर अ मस्ट फॉर क्रिसमस एज वेल एज अदर फेस्टिवल्स। अब ये जो दो चीज़ों की बात की गई है, इसमें जब ये बात कही जा रही है केक्स और बॉलिनाज मस्ट है क्रिसमस के लिए या फिर किसी और फेस्टिवल के लिए, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी चीज़ माने जाते हैं, तो इस बात को कहने में ऑथर जो है सच्चाई बता रहा है। इट इज़ अ मैटर ऑफ फैक्ट। द बेकर एंड हिज फैमिली नेवर स्टार्व्ड। और बेकर और उसकी फैमिली कभी भूखे नहीं मरते। दे ऑलवेज लुक्ड हैप्पी एंड प्रॉस्परस। दिस इज ऑल्सो अ मैटर ऑफ फैक्ट। ये भी एक सच्चाई है। सो हियर our second part of the chapter is continued. First question is there for the second part, that is Coorg. So where is Coorg? Coorg कहाँ पे है? Coorg और Kodagu. Now Coorg के दो names हैं, Kodagu. It is also known as Coorg, and one is Coorg. Coorg और Kodagu is the smallest district of Karnataka. अब ये जो एक बहुत छोटी सी एक डिस्ट्रिक्ट है कर्नाटका की, सबसे छोटी, द स्मॉलेस्ट मीन्स सबसे छोटी कर्नाटका की डिस्ट्रिक्ट है, एंड इट इज़ सिचुएटेड मिडवे बिटवीन मैसूर एंड द कोस्टल टाउन ऑफ मैंगलोर।
और ये कहाँ पे सिचुएटेड है? मिडवे बिटवीन मैसूर और मैंगलोर के कोस्टल टाउन के मिडवे में, कहीं रास्ते में, बीच रास्ते में। What is the story about the कोडावू people's descent? अब कोडावू पीपल्स की जो डिसेंट की बात की जाए तो ये उनके बारे में क्या स्टोरी फेमस है कि इनकी जो प्रीवियस जो जनरेशन्स हैं या इनके पूर्वजों की बात की जाए तो ये इनके लिए क्या स्टोरी जो फेमस है? इट इज़ बिलीव्ड दैट द फियर्सली इंडिपेंडेंट पीपल ऑफ कुर्ग आर डिसेंडेंट्स ऑफ ग्रीक और अरब्स। अब ये माना जाता है कि फियर्सली इंडिपेंडेंट पीपल ऑफ कुर्ग, अब ये फियर्सली इंडिपेंडेंट पीपल ऑफ कुर्ग किसे बोला गया है? कोडावू पीपल्स को, जो कि कुर्ग के रहने वाले जो लोग हैं, ऐसा माना जाता है कि दे आर डिसेंडेंट्स ऑफ ग्रीक्स एंड अरब्स। ये ग्रीक्स के या फिर अरब्स के डिसेंडेंट्स हैं, ये उन्हीं की आगे जो जनरेशन्स है वो हैं। It is said that a section of Alexander's army moved to south along the coast and settled here only when they were unable to return to their country. और ऐसा भी कहा जाता है कि जो अलेक्जेंडर आर्मी, जब अलेक्जेंडर इन्वेड करने आया इंडिया में, तो उसकी आर्मी का कुछ एक हिस्सा जो अपनी कंट्री वापस नहीं जा सके, दे स्टार्टेड मूविंग टुवर्ड्स साउथ, वो साउथ की तरफ मूव करते गए और वहीं पे सेटल हो गए अलोंग दी कोस्टल किनारे पे वो वहीं पे सेटल हो गए जब वो अपनी कंट्री वापस नहीं जा सके। सो दीज पीपल मैरिड अमंग द लोकल्स, और इन्होंने अपनी ही कास्ट में जो अपने ही लोग थे उन्हीं में इन्होंने शादियाँ की। तो उन्हीं की ये जो जनरेशन है, तो इसीलिए ये कहा जाता है कि दे बिलोंग टू ग्रीक्स और अरब्स, की उन्हीं की जो उनकी जो कम्युनिटी है वो उन्हीं के ही फर्दर जनरेशन्स हैं, क्योंकि उन्होंने अपने लोकल पीपल में ही शादियाँ की, किसी और के साथ, कोई आउटसाइडर्स के साथ या फिर दूसरी कम्युनिटी के लोगों के साथ शादियाँ नहीं की। So their costume, martial practices and marriage rituals also point to the fact that they are from Arabic origin. और अगर उनके कॉस्ट्यूम की बात की जाए, जो ड्रेसिंग है उनकी, जो वो वियर करते हैं, जिस तरह की वो ड्रेस वियर करते हैं, और उनकी मार्शल प्रैक्टिसेस मतलब बहुत जो उनकी ब्रेवरी वाली जो प्रैक्टिसेस जो उनके फॉर विच दे आर फेमस फॉर, लाइक योद्धाओं की तरह। एंड द मैरिज रिचुअल्स, अगर उनके शादियों के रीति रिवाजों की बात की जाए तो उससे ये भी प्रूव होता है कि दे आर फ्रॉम अरेबिक ओरिजिन, कि जो उनका ओरिजिन है दैट इज़ अरब। Next question is that what are some of the things you now know about? कि अब चैप्टर पढ़ने के बाद बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको पता चल गई हैं। उनमें से फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर आस्क्ड अबाउट द पीपल ऑफ कुर्ग, कि कुर्ग के जो लोग हैं वो कैसे हैं। दे आर फियर्सली इंडिपेंडेंट पीपल एंड यहाँ पे हैव डिसेंडेंट्स नहीं आएगा, एंड आर डिसेंडेंट्स ऑफ द ग्रीक्स और द अरब्स। अब ये जो फियर्सली इंडिपेंडेंट पीपल, ये कुर्ग के पीपल को बोला गया है, कुर्ग के लोगों को। दे आर डिसेंडेंट्स ऑफ द ग्रीक्स और अरब्स, ये ग्रीक्स या फिर अरब्स के डिसेंडेंट्स हैं। दे हैव अ ट्रेडिशन ऑफ हॉस्पिटैलिटी, और इनका जो रिवाज है इनकी हॉस्पिटैलिटी के लिए ये जो बहुत फेमस है कि मेहमान नवाजी बहुत अच्छी करते हैं। दे एंजॉय टेलिंग द टेल्स ऑफ वेलर रिलेटेड टू देयर सन्स एंड फादर्स, और जब इनके घर पे कोई जाता है तो ये उनको अपने बच्चों की, अपने बेटों की, या फिर अगर बच्चे हैं तो वो अपने फादर्स की कहानियाँ सुनाते हैं, उनकी ब्रेवरी की स्टोरीज सुनाना इनको बहुत अच्छा लगता है। कोडावूज आर दी ओनली पीपल इन इंडिया परमिटेड टू कैरी फायर आर्म्स विदाउट अ लाइसेंस, और कोडावूज ही सिर्फ ऐसे लोग हैं जो कि पूरे इंडिया में जिनको फायर आर्म्स बिना किसी लाइसेंस के कहीं भी लेके जाने की परमिशन है। अदरवाइज वी नीड अ लाइसेंस टू कैरी अ फायर आर्म। सो दे आर नॉन एज द प्राउड रेस ऑफ मार्शल मैन एंड ब्यूटीफुल वुमेन। और इससे भी अगर और भी हमें क्या पता चलता है कि चैप्टर पढ़ के, कि दे आर ऑल्सो नॉन एज द प्राउड रेस ऑफ मार्शल मैन एंड ब्यूटीफुल वुमेन। दे आर फेमस और दे आर प्राउड रेस फॉर दी जो इनकी ये बहादुरी के लिए, ये इनके जो मेल पीपल हैं वो बहादुरी के लिए, और जो विमेन है वो अपनी ब्यूटी के लिए जानी जाती हैं। दे आर नॉन एज प्राउड रेस।
सो व्हाट डू वी नो अबाउट द मेन क्रॉप ऑफ कुर्ग? अब मेन क्रॉप क्या है कुर्ग की? कॉफ़ी इज़ द मेन क्रॉप ऑफ कुर्ग। द स्पोर्ट्स इट ऑफर्स टू टूरिस्ट। अब यहाँ पे कौन कौन सी स्पोर्ट्स हैं जो वहाँ पे इंजॉय करने को मिलती हैं? सो इट ऑफर्स मैनी ऑफ द एडवेंचर स्पोर्ट्स विच इंक्लूड रिवर राफ्टिंग, कैनोइंग, रैपलिंग, रॉक क्लाइंबिंग एंड माउंटेन बाइकिंग एंड ट्रेकिंग। तो ये सारी जो स्पोर्ट्स एडवेंचरस स्पोर्ट्स हैं वो वहाँ पे कूर्ग में जाके इंजॉय की जा सकती हैं। कोई भी पर्सन इंजॉय कर सकता है इन स्पोर्ट्स को, जो कि बहुत ही एडवेंचरस स्पोर्ट्स हैं। द एनिमल्स यू आर लाइकली टू सी इन कूर्ग। कूर्ग में कौन से एनिमल्स देखे जा सकते हैं? द एनिमल्स लाइकली टू बी सीन इन कूर्ग आर मैकाव्स, मालाबार स्क्विरल, लंगूर्स, स्लेंडर लॉरिस, वाइल्ड एलिफेंट्स एटसेट्रा। सो ये जो सारे डिफरेंट काइंड ऑफ एनिमल्स हैं ये वहाँ पे देखे जा सकते हैं। एंड दे इंक्लूड मैकाव्स, मालाबार स्क्विरल्स, लंगूर्स, स्लेंडर लॉरिस एंड वाइल्ड एलिफेंट्स। सो इट्स डिस्टेंस फ्रॉम बैंगलोर एंड हाउ टू गेट देयर। अगर इसके डिस्टेंस की बात की जाए, बैंगलोर से इसका क्या डिस्टेंस है एंड वहाँ पे कैसे जाया जा सकता है? बाय रोड इट इज़ अराउंड 250 to 260 किलोमीटर्स फ्रॉम बैंगलोर। अगर बाय रोड जाते हैं तो 250 to 260 किलोमीटर्स दूरी पर है ये बैंगलोर से। देयर आर 2 रूट्स टू कूर्ग फ्रॉम बैंगलोर एंड बोथ आर ऑफ सेम डिस्टेंस। 2 रूट्स हैं, 2 रास्ते जाते हैं बैंगलोर से कूर्ग की तरफ एंड दोनों का ही डिस्टेंस जो है वो ऑलमोस्ट सेम ही है। द मोस्ट फ्रीक्वेंटेड रूट इज़ द वन वाया मैसूर। और जो ज़्यादा फ्रीक्वेंट रूट है, जो लोग ज़्यादा जिस रूट से जाते हैं वो है वाया मैसूर, मैसूर से होकर जाने वाला रास्ता। Here are 6 sentences with some words in italics. Find phrases from the text that have the same meaning. अब यहाँ पे जो हम कुछ एक sentences देख पा रहे हैं, some words in italics, ये italics में तो नहीं है यहाँ पे, तो हमें इसका कुछ एक मीनिंग बताया गया है। एक सेंटेंस में कुछ एक वर्ड्स में किसी बात का मीनिंग बताया गया है, किसी फ्रेज़ का। तो वो फ्रेज़ हमें चैप्टर में जो पैरा दिया है अकॉर्डिंगली, जो हमें गिवन है कि इस पैरा में से ढूंढना है, उसके अकॉर्डिंग हमें ढूंढ के बताना है कि क्या फ्रेज़ का मीनिंग यहाँ पे बताया गया है, वो हमें फ्रेज़ ढूंढना है। So first one is there, during monsoons it rains so heavily that tourists do not visit Coorg. अब मानसून में इतनी ज़्यादा रेन होती है कि टूरिस्ट जो हैं वो कूर्ग में विज़िट करने नहीं आते। तो ये कौन सा एक फ्रेज़ यूज़ हुआ था इस वर्डिंग के लिए, इस मीनिंग के लिए, कि जिसका हमने ये मीनिंग निकाला था? तो वो है कीप द विजिटर्स अवे। मतलब विजिटर्स दूर रहते हैं कूर्ग से ड्यूरिंग मानसून, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा रेन होती है। तो इसके लिए जो प्रॉपर फ्रेज़ यूज़ किया गया था पैरा 2 में, दैट इज़ कीप द विजिटर्स अवे। सो इसी तरह से बाकी भी हैं, लेट्स सी। Some people say that Alexander's army moved south along the coast and settled there. Some people say, अब some people say से हमें क्या पता चलता है, क्या फ्रेज यूज़ किया होगा? As one story goes, कि जैसा कि कहा जाता है, कि जैसा कि लोग कहते हैं। So this phrase was used in para 3. Now in para 4 for the meaning. The Coorg people are always ready to tell stories of their sons and fathers valor. अपने बच्चे, अपने बेटे या फिर फादर के वेलर की, ब्रेवरी की कहानियाँ सुनाना उन्हें बहुत अच्छा लगता है। They are always ready to tell. So they are more than willing to recount. They are more than willing to recount. ये फ्रेज यूज़ किया गया था इस चीज़ के लिए। Even people who normally lead an easy and slow life get smitten by the high energy adventure sports of Coorg. अब इस मीनिंग के लिए कि अगर कोई नॉर्मल लाइफ भी जी रहा है तो वो भी अगर कूर्ग में आता है तो हाई एनर्जी आ जाती है उसमें, एंड ही फील्स अट्रैक्टेड टूवर्ड्स दीज एडवेंचरस स्पोर्ट्स। तो उसके लिए क्या फ्रेज यूज़ किया गया था पैरा 6 में? दैट इज़ the most laid back individuals become converts to. The theory of the Arab origin is supported by the long coat with embroidered waist belt they wear. और इसके लिए draws support from,
कि द थ्योरी ऑफ अरब ओरिजिन, कि अगर जो अरब ओरिजिन की बात की जाए कि जो कुर्द पीपल हैं दे आर डिसेंडेंट्स ऑफ अरब, तो ये कहाँ से इसको सपोर्ट मिलती है कि जो लॉन्ग कोट पहनते हैं विद एम्ब्रॉयडर्ड बेल्ट, जिसमें एक एम्ब्रॉयडर्ड वेस्ट बेल्ट लगी होती है, उसके रिलेटेड अगर बात की जाती है कि कहाँ से इसको सपोर्ट मिलती है, तो उसके लिए फ्रेज यूज़ किया गया है ड्रॉज सपोर्ट फ्रॉम। Macaques, Malabar squirrels observe you carefully from the tree canopy, तो इसके लिए कीप अ वॉचफुल आई। तो जो फ्रेज इसके लिए प्रॉपर यूज़ किया गया है कि ये जो बहुत ध्यान से देखते हैं मालाबार स्क्विरल्स एंड मैकाक्स, तो इसके लिए कीप अ वॉचफुल आई ये फ्रेज यूज़ किया गया है। ध्यान से देखना, दैट मीन्स कीप अ वॉचफुल आई। So with this our question answers have come to an end and we are having the third part, that is the tea from Assam। उसके लिए हमारे बैक एक्सरसाइज में कोई भी क्वेश्चन नहीं है, only these two parts were having questions that I have described here। So thank you, have a nice day, I hope you have well understood it, thank you।